नमस्कार दोस्तों, नाविक एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मौर्य काल के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मौर्य काल। तो मौर्य काल में हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में, बिंदुसार और अशोक के विषय में। ठीक है, तो पहले बात करेंगे मौर्य वंश की स्थापना। ठीक, मौर्य वंश की स्थापना। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से, ठीक है, चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की नींव रखी। और बात किया जाए तो चाणक्य को ही बोला जाता है विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त भी चाणक्य को ही बोला जाता है और इन्हीं को ही कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। चंद चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। ठीक है, और ये लगभग 322 बीसी में, ठीक, 322 बीसी में मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। ठीक है, और नंद वंश, नंद वंश के अंतिम शासक, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या करके। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। ठीक, तो यहीं से शुरू होता है मौर्य साम्राज्य। ठीक, जिसके विषय में हम लोग आगे पढ़ेंगे अब, मौर्य साम्राज्य। और मौर्य साम्राज्य, इसकी राजधानी की बात किया जाए, मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। क्या थी? पाटलिपुत्र। ठीक, ये पाटलिपुत्र आज का जो वर्तमान में बिहार में पटना है। ठीक, तो उस टाइम ये पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र हुआ करता है था। ठीक, तो ये राजधानी थी। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे उत्तर पश्चिम भारत से यूनानी प्रभाव इन्होंने समाप्त किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम लोग बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने उत्तर पश्चिम उत्तर पश्चिम भारत से, उत्तर पश्चिम भारत से यूनानी प्रभाव समाप्त किया। ठीक है, और घनानंद के समय ही उत्तर भारत में, ठीक है, उत्तर भारत में जो सिंध वाला क्षेत्र है यहाँ पर आक्रमण हुआ था सिकंदर का। ठीक है, तो अगर बात किया जाए सिकंदर का आक्रमण, सिकंदर का आक्रमण किसके काल में हुआ था? आक्रमण किसके काल में हुआ था?
तो इसका आंसर होगा सिकंदर का आक्रमण नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद के समय हुआ था। ठीक है, सिकंदर का आक्रमण जो है घनानंद के समय होता है, लेकिन उसके बाद यहाँ सत्ता परिवर्तन होता है और राजा बनते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ सेल्यूकस, ठीक, और सिकंदर का एक सेनापति था ये, सेनापति और सिकंदर का उत्तराधिकारी भी कहा जा सकता है। ठीक, तो कौन हुआ था? अगर बात किया जाए तो उसका नाम था सेल्यूकस, सेल्यूकस निकेटर। ठीक, इनका पूरा नाम था सेल्यूकस निकेटर। ठीक, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर के साथ एक संधि करते हैं। ठीक, तो सेल्यूकस संधि की बात किया जाए, सेल्यूकस संधि, ठीक, सेल्यूकस संधि की बात किया जाए तो सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ संधि की और इन्होंने अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्र, जो आज का वर्तमान में अफगानिस्तान है, तो आज के अफगानिस्तान, आज का जो अफगानिस्तान है उसके आसपास का कुछ क्षेत्र, कुछ क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिए। चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिए। ठीक है, इस संधि के माध्यम से सेल्यूकस ने अफगानिस्तान के, जो वर्तमान में अफगानिस्तान है, उसके आसपास का कुछ क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके बदले में चंद्रगुप्त ने क्या दिया। ठीक है, तो इसके बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दिए थे। ठीक, चंद्रगुप्त ने बदले में 500 हाथी दिए। ठीक, और सेल्यूकस सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था, उसका नाम था मेगस्थनीज। मेगस्थनीज को पाटलिपुत्र भेजा गया। मेगस्थनीज को पाटलिपुत्र भेजा गया। ठीक है, और बात किया जाए मेगस्थनीज, तो मेगस्थनीज के विषय में एक पॉइंट और याद रखना कि इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है इंडिका। इंडिका, ठीक है, मेगस्थनीज ने इंडिका नामक एक पुस्तक की रचना की। ठीक है, और इंडिका से भारत के उस समय के, समकालीन समय के विषय में ढेर सारी जानकारी मिलती है जो आज भी प्रासंगिक है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं चाणक्य के विषय में। एक बात और याद रखना कि चाणक्य ने भी एक किताब लिखी है। अगर चाणक्य की मैं बात करूं तो चाणक्य ने, उसका नाम है अर्थशास्त्र। चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की। ठीक है, तो ये हो गया चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं आगे। अगर देखा जाए चंद्रगुप्त मौर्य को, तो ये जो पीक है ये चंद्रगुप्त मौर्य की है। ठीक है, यही है चंद्रगुप्त मौर्य। ये है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, इनका जो शासन था वो 322 से लगभग 298 BC तक। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य है।
और अगर बात किया जाए तो यहाँ पर देखो ये चाणक्य हैं इसमें, ठीक है। इसमें ये जो इस तरफ है यही है चाणक्य, ठीक। ये चाणक्य है, इस तरफ ये चंद्रगुप्त मौर्य है, ठीक है। ये इन्हीं की प्रतिमा है, ठीक है। हम लोग अब आगे चलते हैं, बात करते हैं बिंदुसार की, ठीक। अगला शासक जो हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में, तो उनका नाम है बिंदुसार, ठीक। बिंदुसार, इनका शासनकाल देखा जाए तो 298 से लगभग 273 बीसी तक, ठीक है। ये बिंदुसार का शासनकाल हो गया। और बात करते हैं अब आगे इनके विषय में। तो बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त के पुत्र थे, ठीक है। और यूनानी लेखकों ने इन्हें अमित्र घात कहा है। तो बिंदुसार के विषय में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, तो बिंदुसार को ही अमित्र घात, ठीक। तो अमित्र घात किसे कहा जाता है, तो ये बिंदुसार को ही अमित्र घात कहा जाता है। ये बहुत पूछा गया है, ठीक है। ये चीज याद रहना चाहिए कि बिंदुसार को ही क्या कहा गया है, अमित्र घात, ठीक। तो बिंदुसार के समय जो मौर्य साम्राज्य है, ठीक, ये दक्षिण भारत के अधिकांश भागों तक विस्तारित हो चुका था, ठीक है। तो दक्षिण भारत तक विस्तार की बात किया जाए, अगर विस्तार की बात किया जाए तो बिंदुसार के समय दक्षिण भारत तक, ठीक, दक्षिण भारत तक विस्तार हो चुका था इनके समय, ठीक है। अब हम बात करेंगे, आगे चलते हैं अशोक के विषय में, ठीक है। अशोक जो अशोक अशोक महान बोला जाता है इन्हें, ठीक है। और इनका अगर टाइम पीरियड देखा जाए तो 273 से 232 बीसी तक, ठीक। ये अशोक का समय है, ठीक है। अशोक को ही मौर्य साम्राज्य का सबसे महानतम शासक कहा जाता है, ठीक। अगर मौर्य साम्राज्य का सबसे महान शासक कहा जाता है, ठीक है। ये अशोक के विषय में हो गया, ठीक है। और हम लोग बात करते हैं कि अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा था, जो सबसे चर्चित है इनके विषय में, कलिंग युद्ध। और कलिंग युद्ध ये 261 बीसी में लड़ा गया था, ठीक। कलिंग की बात की जाए तो जो वर्तमान में आज वर्तमान का उड़ीसा जो क्षेत्र है, वर्तमान का उड़ीसा, ठीक, ये उस टाइम कलिंग हुआ करता था, ठीक है। तो इन्होंने कलिंग युद्ध को जीत लिया था, ठीक है। कलिंग युद्ध जीत लिया, बट इस युद्ध में भारी भारी जनहानि हुई थी, ठीक है। तो इसमें भारी जनहानि हुई, ठीक। युद्ध के बाद कहा जाता है कि युद्ध के बाद अशोक जाकर युद्ध क्षेत्र में देखते हैं, और यहीं से इनका हृदय परिवर्तित होता है, ठीक है।
तो अशोक को बहुत गहरा पश्चाताप होता है, और इन्होंने इसके बाद, और इस युद्ध के बाद, ठीक है, अशोक ने अपने जीवन में यही एक युद्ध लड़ा था, ठीक है, इस युद्ध के बाद, ठीक, इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म अपना लिया और अहिंसा की नीति अपनाई। उन्होंने हिंसा का मार्ग त्याग कर अहिंसा, अहिंसा की नीति अपनाई, ठीक है। और इसी युद्ध के बाद ही इन्होंने धम्म के प्रचार, धम्म के प्रचार प्रसार पर बल दिया। ठीक है, तो ये युद्ध के बाद की घटना है जो अशोक पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर धम्म की विशेषताएं, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार बनते हैं तो इसे जानना जरूरी है। अगर धम्म की विशेषताएं की बात किया जाए तो इस इसमें है कि सत्य बोलना, सत्य बोलना, और दूसरा है माता पिता का सम्मान। जितने भी नैतिक थे, जो आज भी नैतिक के लिए मानदंड माने जाते हैं, वो सब इन्होंने अपनाया। ठीक है, माता पिता का सम्मान और प्राणियों पर दया, प्राणियों पर दया, और आगे बात किया जाए तो धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक, धार्मिक सहिष्णुता की नींव अपनाई, और नैतिक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। नैतिक जीवन, ठीक है, नैतिक जीवन जीने के लिए इन्होंने लोगों को प्रेरित किया। ठीक है, और ये सब जो प्रचार प्रसार है इन्होंने अपने स्तंभ के माध्यम से किया। ठीक है, जो शिलालेख है, अपने राज्य में शिलालेख का निर्माण कराया। अगर बात किया जाए उत्तर प्रदेश में अशोक के अभिलेख कहाँ कहाँ से मिले हैं, ठीक है, हम लोग बात करते हैं शिलालेख की। ठीक है, तो अशोक के अभिलेख, ठीक, अशोक के अभिलेख, और मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में अगर बात किया जाए अशोक के शिलालेख की, तो अहरावरा है पहला, पहले की बात किया जाए तो अहरावरा मिर्जापुर में है। अहरावरा मिर्जापुर, ठीक है, ये लघु शिलालेख है। ठीक, और दूसरा है मेरठ, मेरठ, जिसे बाद में फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में उठा लाया, तो इसे दिल्ली मेरठ करके भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये बृहत जो है, बृहत शिलालेख है। या बृहत शिलालेख है, बृहत स्तंभ लेख बोलते हैं, शिलालेख नहीं, इसे बृहत स्तंभ लेख बोलते हैं।
ठीक है। अब नेक्स्ट की बात किया जाए तो है प्रयाग। प्रयाग का बृहत स्तंभ लेख। बृहत स्तंभ लेख। ठीक है। और सारनाथ का लघु स्तंभ लेख। सारनाथ का लघु स्तंभ लेख। ठीक। और अगला बात किया जाए तो कौशाम्बी। कौशाम्बी का लघु स्तंभ लेख। ठीक। अगर हम लोग बात करें ये ये जो स्तंभ दिख रहा है, ये प्रयाग का है। ठीक है। जो प्रयाग में प्रयाग में है बृहत स्तंभ लेख। ये प्रयाग का स्तंभ लेख है। ठीक है। आगे मैं बात करूं तो सारनाथ का। सारनाथ में ये राष्ट्रीय चिन्ह में भी है। पता होना चाहिए आपका, जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ से लिया गया है। ये जो चार सिंह है, तीन सिंह दिखेंगे सामने से। ठीक है। ये सारनाथ का है। ये सारनाथ का ये सारनाथ का लघु स्तंभ लेख है। ठीक है। ठीक। तो ये सब भी ध्यान देना। ठीक है। अगर मौर्यकालीन, अब हम आगे बढ़ते हैं, मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में देखते हैं। ठीक है। हम बात करते हैं मौर्यकालीन प्रशासन। मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में हम लोग देखें तो राजा राजा जो है ये सर्वोच्च शासक था। ठीक है। सर्वोच्च शासक राजा हुआ करता है। ठीक। और इनके प्रशासनिक व्यवस्था में देखा जाए, प्रशासनिक व्यवस्था प्रशासनिक व्यवस्था की बात की जाए तो इसमें प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री मंत्री जिन्हें अमात्य कहा जाता था, अमात्य या मंत्री। ठीक है। फिर उसके बाद सेनापति हैं, सेनापति हो गए। और एक समाहर्ता है, समाहर्ता। ये किसको कहा जाता था? जो उस टाइम के राजस्व अधिकारी हुआ करते थे। राजस्व अधिकारी। ठीक। तो राजस्व अधिकारी समाहर्ता हो गए। और एक थे नगराध्यक्ष। ठीक है। और बात किया जाए प्रांत, तो मौर्य साम्राज्य में कौन कौन से प्रांत थे? ठीक है। अगर प्रांत की बात किया जाए तो साम्राज्य को प्रांतों में विभक्त किए थे। ठीक। प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए। ठीक है। तो प्रशासन की दृष्टि से इसे प्रांतों में विभक्त किया गया था। ठीक है। और अगर प्रमुख प्रांत की बात किया जाए तो तक्षशिला तक्षशिला हो गया, उज्जैन,
सुवर्णगिरी और तोशली। ठीक है, कलिंग भी शामिल होता है इसमें। अशोक के समय कलिंग भी शामिल हो जाता है। ठीक। अगर अर्थव्यवस्था की बात किया जाए तो मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था, बात कर रहे हैं मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था। ठीक। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की बात किया जाए तो अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था, अगर बात किया जाए मुख्य आधार, तो मुख्य आधार थे कृषि। ठीक। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। ठीक। और व्यापार की बात किया जाए इस समय, व्यापार जो है आंतरिक एवं बाह्य व्यापार, आंतरिक एवं बाह्य व्यापार दोनों था। ठीक है। और सड़कों का विकास हुआ था इस समय, सड़कों तथा समुद्री मार्गों। ठीक है, दोनों से व्यापार होता था। ठीक है। अगर और इस समय जो है भूमि कर, ठीक है, भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण आय का स्रोत था। आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत था। आय का सबसे महत्वपूर्ण। ठीक। और ये उपज का लगभग, भूमि कर जो है उपज का 1/6 भाग, कितना, 1/6 भाग कर के रूप में लिया जाता था। ठीक है। अगर देखा जाए तो इस क्षेत्र को, इस मैप को देखो तो ये कब का है, मौर्य एम्पायर का। ठीक है, 322 से लगभग 232 बीसी तक। ठीक। तो ये जो पूरा क्षेत्र देख रहे हो, ये कलिंग वाला क्षेत्र है जो अशोक ने विजय किया था, और यहाँ से ये पूरा उत्तर प्रदेश का पूरा प्रदेश, ये पूरा क्षेत्र लेकर पाकिस्तान वाला जो आज का है, कुछ अफगानिस्तान का भी क्षेत्र शामिल है, ये पूरा जो है मौर्यन एम्पायर में शामिल था। ठीक है। और ये सब भी मौर्य एम्पायर में शामिल था। ठीक। यहाँ पर देखोगे तो चोल चेर पांड्य, यहाँ चोल हैं, इधर चेर हैं, इधर पांड्य हैं, ये तीन पड़ोसी देश मतलब कि राज्य हुआ करते थे मौर्य के समय। ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, हम लोग बढ़ते हैं तो बात करते हैं मौर्योत्तर काल के विषय में। ठीक है, हम लोग बात करेंगे अब मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल, ठीक है, इसकी बात किया जाए तो 185 BC से लगभग 320 AD तक। ठीक, यहाँ ईस्वी की बात आ गई है। ठीक है, 185 BC से लगभग 320 ईस्वी तक मौर्योत्तर काल को माना जाता है। ठीक, और इसमें देखा जाता है तो विभिन्न, ठीक है, मौर्योत्तर काल में विभिन्न जो हैं छोटे छोटे राज राज्य जो आते हैं। ठीक है, जो पहले मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत शामिल थे, वो बाद में स्वतंत्र होकर एक अलग, ठीक है, राज्य की स्थापना करते हैं। तो हम लोग अब बात करेंगे मौर्योत्तर काल। ठीक है,
तो इसमें देखा जाए तो मौर्योत्तर काल को भी संक्रमण का काल बोला जाता है, ठीक। और इसमें इसी समय कुछ विदेशी आक्रमण भी होते हैं। हम लोग बात करें, अगर मैप की बात करूं, वहां से थोड़ा समझना आसान होगा। ठीक, अगर ये भारत का मैप मान लिया जाए तो जो पश्चिमी क्षेत्र है, ठीक है, अगर मैं पश्चिमी क्षेत्र की बात करूं, जो ये वाला क्षेत्र है भारत का, ठीक है, यहाँ पर कुछ राजवंश जो विदेशी थे, ठीक है, इनमें आक्रमण होता है। तो उनमें कौन कौन से थे? पहला है इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक थे। और उसके बाद है शुंग। फिर पार्थियन। ठीक, पार्थियन आते हैं। और फिर कुषाण। ठीक, तो ये जो चार हैं, ये पश्चिमी क्षेत्र में, ठीक है, इनका जो प्रभाव क्षेत्र है वो पश्चिमी क्षेत्र था, ये वाला क्षेत्र, ठीक है। कौन कौन है? एक इंडो ग्रीक हो गए, और दूसरा इंडो ग्रीक, शुंग, पार्थियन, कुषाण। तो ISP के, ठीक। तो इनका ये क्रम भी पूछा जाता है लगाने के लिए, ठीक है, कौन पहले आया था, फिर कौन बाद में, उसके बाद कौन, ठीक। तो इंडो ग्रीक, शुंग, पार्थियन और कुषाण। और अगर बात किया जाए तो मध्य भारत क्षेत्र में, ठीक है, यूपी वाला क्षेत्र लेकर, तो इस क्षेत्र में कौन थे? ठीक, अगर मध्य भारत वाले क्षेत्र की बात किया जाए तो इधर शुंग थे। यहाँ शुंग नहीं है, यहाँ सॉरी शक है। इंडो ग्रीक है, शक है, पार्थियन और कुषाण है, ठीक है। और यहाँ पर बात किया जाए तो सुंग है, और उसके बाद कण्व है, और उसके बाद है सातवाहन, ठीक है। फिर उसके बाद है चेदी का कुछ भी, कुछ थोड़ा सा है, चेदी वंश, ठीक। तो ये मध्य भारत वाले क्षेत्र में, जो यूपी का क्षेत्र है, यहाँ पर ये लोग थे, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इसमें शुंग वंश की, ठीक। हम लोग बात करते हैं शुंग वंश, ठीक। तो मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ, क्या नाम था? बृहद्रथ, ठीक। बृहद्रथ की हत्या करके, बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक, कौन था? पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव रखी, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव रखी, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और राजधानी की बात किया जाए तो इस समय इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, ठीक। और पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। अगर पुष्यमित्र शुंग की बात किया जाए
पुष्यमित्र शुंग ने दो अश्वमेध यज्ञ पुष्यमित्र शुंग ने दो अश्वमेध यज्ञ किए, इसकी जानकारी मिलती है हमें अयोध्या के अभिलेख से। ठीक, अयोध्या का जो अभिलेख है ये किससे संबंधित है, तो ये पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है। ठीक, ये याद रखना, अयोध्या अभिलेख से, अयोध्या के अभिलेख से जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र शुंग ने दो अश्वमेध यज्ञ किए थे। और इस यज्ञ में इनका पुरोहित कौन था, अगर बात किया जाए पुरोहित का, तो पुरोहित थे महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि थे इनके पुरोहित थे। ठीक है, और पुष्यमित्र शुंग को बौद्धों का उत्पीड़क भी कहा जाता है। ठीक, पुष्यमित्र शुंग को बौद्धों का उत्पीड़क, बौद्धों का उत्पीड़क भी कहा जाता है। हालांकि पुष्यमित्र शुंग के समय ही कुछ जो स्तूप हैं उनका निर्माण कराया गया था। अगर स्तूपों की बात किया जाए, स्तूप निर्माण की, तो स्तूप निर्माण में इन्होंने भरहुत, भरहुत का स्तूप और सांची के स्तूप को पूर्ण कराया था। सांची के स्तूप को पूर्ण कराया। ठीक है, सांची, सांची का स्तूप जो है वो अशोक के समय बना था। ठीक है, ये है सांची का स्तूप। ठीक है, ये सांची का स्तूप। ठीक, और हम लोग अब चलते हैं आगे कण्व वंश पे। ठीक, और इसी में अगर देख लिया जाए थोड़ा सा, तो पुष्यमित्र शुंग, तो इनके, इनका बेटा था, उसका नाम था अग्निमित्र शुंग। अग्निमित्र शुंग। ठीक, अग्निमित्र शुंग, और इनकी प्रेम कथा को ही लिखे हैं कालिदास ने अपने एक नाटक में। उसका नाम है मालविकाग्निमित्रम। ठीक है, यहाँ से केवल यही इंपॉर्टेंट है, मालविका, मालविकाग्निमित्रम। ठीक, तो ये रचना किसकी है, कालिदास की। ठीक, तो ये किससे संबंधित है, अग्निमित्र शुंग से। ठीक है, ये चीज याद रखना। अब हम लोग बात करते हैं कण्व वंश की। ठीक है, कण्व वंश में भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। ठीक, बात करते हैं हम लोग कण्व वंश। ठीक, कण्व वंश में इसकी स्थापना कौन किया था, वासुदेव ने। वासुदेव इसके स्थापना किए थे। कण्व वंश की स्थापना किसने की, वासुदेव ने। और अंतिम शुंग शासक कौन थे, अंतिम शुंग शासक, अंतिम शुंग शासक देवभूत की हत्या करके। अंतिम शुंग शासक देवभूत की हत्या करके वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की। ठीक, इनका, इनका शासन का अगर मुख्यतः क्षेत्र देखा जाए,
क्षेत्र जो है ये मगध का क्षेत्र था। ठीक, मगध क्षेत्र तक सीमित था। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे सातवाहन के विषय में। ठीक, सातवाहन के विषय में कुछ थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। इनका संबंध यूपी से बहुत कुछ खास है नहीं, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा परिचय ले लेते हैं बस। सातवाहन वंश। ठीक, सातवाहन वंश की अगर बात किया जाए तो इनका शासनकाल लगभग पहली ईसा पूर्व से शताब्दी ईसा पूर्व से लगभग तीसरी। ठीक, पहले एडी से लेकर लगभग थर्ड एडी तक। ठीक है, इनका शासन काल रहा है। ठीक है, और इसका संस्थापक की बात किया जाए तो इसके संस्थापक थे सिमुक। इसके संस्थापक थे सिमुक। ठीक है, और वास्तविक संस्थापक की बात किया जाए, वास्तविक संसद वास्तविक संस्थापक थे गौतमीपुत्र सातकर्णी। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इंडो ग्रीक यवन शासक। हम लोग बात करेंगे यवन शासक। इंडो ग्रीक के विषय में। ठीक है, और इन्होंने उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र में, ठीक है, इनका अगर क्षेत्र की बात किया जाए तो ये उत्तर पश्चिम क्षेत्र में शासन किए। ठीक है, और इनमें सबसे प्रमुख शासक जो हैं, प्रमुख शासक में है मिलिंद, जिन्हें मिनेंडर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मिलिंद। ठीक, और मिलिंद और एक बौद्ध भिक्षु नागसेन, इनके बीच में संवाद होता है। ठीक, जिसे बोला जाता है बौद्ध भिक्षु नागसेन। बौद्ध भिक्षु नागसेन और मिलिंद के मध्य संवाद होता है। ठीक, तो नागसेन ने उसे लिखा है मिलिंद पन्हों में। ठीक, यह संवाद जो है मिलिंद पन्हों में संकलित है। मिलिंद पन्हों, ठीक, इसके इसमें संकलित है। ठीक, मिलिंद पन्हों की रचना किसने की है, तो नागसेन ने ही। ठीक, इसको याद रखना, ये पूछा जाता है। नागसेन ने इसकी रचना की है मिलिंद पन्हों की। ठीक, अगर शक की बात किया जाए, जो शक थे, इनका भी शासन क्षेत्र, ठीक, वह उत्तर पश्चिम है। ये लोग आए कहाँ से थे, ये मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, ये मध्य एशिया से आए थे शक। अगर बात किया जाए इसके बारे में, और तो इसमें से जो प्रमुख शासक थे, प्रमुख शासक में
रुद्रदामन है। रुद्रदामन, ठीक है। और रुद्रदामन इन्होंने गुजरात के जूनागढ़ में, ठीक है, गुजरात के जूनागढ़ में इन्होंने एक अभिलेख लिखा है। इसे जूनागढ़ अभिलेख बोला जाता है। जूनागढ़ अभिलेख, ये किससे संबंधित है? तो रुद्रदामन से, ठीक। यह संस्कृत भाषा में है। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है और चंपू शैली है। चंपू शैली मतलब गद्य और पद्य दोनों सम्मिलित है, इसमें मिश्रित है, ठीक। इसे चंपू शैली बोलते हैं। ये जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना, ठीक। अब हम बात करेंगे आगे कुषाण वंश पे, ठीक। कुषाण वंश पे हम लोग चलेंगे। हम लोग बात करते हैं कुषाण वंश। ठीक, कुषाण वंश में हम लोग देखेंगे कि इसमें जो प्रमुख इसमें जो प्रमुख शासक है वो है कनिष्क, ठीक। कुषाण वंश के प्रमुख शासक में कनिष्क हैं। और कनिष्क ने राजधानी कहाँ बनाया था? तो कनिष्क की राजधानी की बात किया जाए, इनकी राजधानी थी पुरुषपुर। पुरुषपुर वर्तमान का जो पेशावर वाला क्षेत्र है, ठीक है। वर्तमान में पेशावर जो क्षेत्र है वो उस टाइम पुरुषपुर हुआ करता था, ठीक। तो कनिष्क ने बौद्ध धर्म के महायान शासक का संरक्षण दिया, ठीक है। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को संरक्षण प्रदान किया, ठीक है। कनिष्क ने, और कनिष्क के समय चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन होता है, ठीक। कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन कराया, ठीक है। कहाँ पर ये हुआ था चौथी बौद्ध संगति का जो आयोजन? कुंडलवन में, कुंडलवन, ठीक है। तो कनिष्क के समय में ही तो कला का विकास होता है, ठीक है। जिसे बोलते हैं, अगर कला की बात किया जाए, मूर्ति कला के विषय में, ये मूर्ति कला है, ठीक है। मूर्ति कला में एक गंधार शैली और दूसरा मथुरा शैली, ठीक। ये हम लोग कला वाले क्षेत्र में जो चैप्टर है उसमें अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। गंधार और मथुरा शैली का विकास हुआ, ठीक है। तो ये कनिष्क के विषय में हो गया। हम लोग अब बात करें आगे, तो चलते हैं हम लोग गुप्त काल पर अब, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे गुप्त काल के विषय में। हम लोग बात कर रहे हैं गुप्त काल, ठीक है। और गुप्त काल का टाइम पीरियड देखा जाए तो 320 ईस्वी से लगभग 550 ईस्वी तक, ठीक, इतना माना जाता है
और इस समय गुप्त काल के समय में ही साहित्य, विज्ञान, गणित, कला, ठीक, स्थापत्य, इन सब क्षेत्रों में खूब विकास होता है। ठीक। और इसी कारण से गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है। क्यों कहा जाता है, तो इसके विषय में जान लो कि इस समय जो राजनीतिक व्यवस्था है वहाँ के धर्म क्षेत्र में हो गया, स्थापत्य, कला, विज्ञान, गणित, इन सब क्षेत्रों में अभूतपूर्व जो है प्रगति होती है। ठीक है। अब हम बात करेंगे गुप्त वंश के उदय की। हम लोग बात करते हैं गुप्त वंश। ठीक। तो गुप्त वंश के संस्थापक की बात करें हम लोग, तो संस्थापक कहा जाता है श्री गुप्त को। ठीक। संस्थापक श्री गुप्त थे और इनके बाद एक शासक और आते हैं जिनका नाम है घटोत्कच। ठीक। फिर उसके बाद आते हैं एक चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है। और चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक, चंद्रगुप्त प्रथम को ही बोला जाता है गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक। ठीक है। तो गुप्त वंश का जो वास्तविक संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त प्रथम। और अगर संस्थापक की बात किया जाए तो श्रीगुप्त हैं। ठीक है। और चंद्रगुप्त प्रथम के विषय में हम लोग और जान ले तो इन्होंने मगध, साकेत और प्रयाग, ठीक, इन क्षेत्रों पर अधिकार किया। इन क्षेत्रों पर अधिकार किया। ठीक है। और चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्याभिषेक से ही लगभग 319 20, ठीक, गुप्त संवत का प्रारंभ किया। गुप्त संवत का प्रारंभ। ठीक। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किया और ये लगभग 319 या 20 से माना जाता है। ठीक है। ये था चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक। और इन्होंने राजा रानी प्रकार के स्वर्ण सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही राजा रानी राजा रानी प्रकार के स्वर्ण सिक्के चलाए। ठीक है। बात करें हम आगे अब समुद्रगुप्त की। ठीक। हम लोग अब आगे बात करेंगे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त इनका कालखंड है लगभग 335 से 375 ईस्वी। ठीक है। समुद्रगुप्त को महान शासकों में गिना जाता है। ठीक है। इन्हें भारत का नेपोलियन भी बोला जाता है। भारत का नेपोलियन, ठीक है, कहा जाता है। इन्होंने लगभग 24 युद्ध, ठीक, लड़े थे।
जिनमें इन्होंने विजय प्राप्त की थी। ठीक है, तो इनके विषय में है एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है प्रयाग प्रशस्ति। तो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति। समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति। और इस इसको लिखा कौन था अगर कहा जाए तो इनके एक प्रधानमंत्री होते हैं, हरिसेन। ठीक, हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति लिखवाया, जिसमें समुद्रगुप्त के बारे में, उनकी विजय के बारे में अच्छे से वर्णन किया गया है। ठीक है, और समुद्रगुप्त के समय का सिक्का मिला है। ठीक है, इनके अगर सिक्कों की बात किया जाए तो वीणा बजाते हुए, वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ठीक है, ठीक। तो माना जाता है समुद्रगुप्त जो है संगीत के प्रेमी थे। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, आगे चलेंगे और बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक, या इन्हीं को बोला जाता है विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, और कालखंड की बात किया जाए तो 375 से लगभग 415 ईस्वी तक। ठीक, ये गुप्त वंश के सबसे प्रसिद्ध, सबसे महान, सबसे महान शासक चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। ठीक है, ये गुप्त वंश के सबसे महानतम शासक में गिने जाते हैं। ठीक, इन्होंने पश्चिमी क्षत्रपों, पश्चिमी क्षत्रपों को पराजित किया। फिर गुजरात व मालवा, गुजरात व मालवा पर अधिकार किया। ठीक है, और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही चंद्रगुप्त द्वितीय चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही चीनी यात्री फाहियान, इन्हीं के समय चीनी यात्री फाहियान, ठीक, चीनी यात्री फाहियान आता है इन्हीं के समय में। ठीक है, उसका आगमन होता है, और इन्होंने भारत के विषय में अपने यात्रा विवरण में लिखा है कि यहाँ की जनता जो है समृद्ध थी और अपराध कम हुआ करते थे, शासन व्यवस्था अच्छी थी, ये सब बताया। ठीक है, तो पूछा जाता है कि फाहियान किस शासक के समय भारत में आया था। ठीक, तो चंद्रगुप्त द्वितीय होंगे या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जिसे कहा जाता है। अब हम लोग चलते हैं अगले
अगर इसमें एक चीज और देखा जाए तो जो मेहरौली का मेहरौली का जो लौह स्तंभ है, मेहरौली का जो लौह स्तंभ है, उसमें एक चंद्र नामक राजा का जिक्र किया गया है, ठीक, जिनका संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से ही है, ठीक। चंद्रगुप्त द्वितीय, मेहरौली का लौह स्तंभ किसके समय का है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय का ही, ठीक है। इसमें इन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की है, ठीक। अब हम बात करते हैं अगले शासक पर, चलते हैं कुमारगुप्त। हम यहाँ बस थोड़ा थोड़ा जानकारी ले रहे हैं क्योंकि ये उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए है, तो बहुत यहाँ पर इनके विषय में नहीं चर्चा कर सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए इसको हम लोग इतिहास वाले चैप्टर में, जो जिसमें भारत का इतिहास पढ़ेंगे, तो वहाँ पर अच्छे से जानकारी मिलेगी, ठीक है। और कुमारगुप्त का टाइम पीरियड देखा जाए तो 415 से लगभग 455, ठीक है। तो इन्होंने, इनके समय सबसे बड़ी इनकी उपलब्धि है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया इसने। कुमा, कुमारगुप्त प्रथम ने, इनको कुमारगुप्त प्रथम बोला जाता है, याद रखना एक चीज और, कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया, ठीक है। और बाकी इनके विषय में बहुत कुछ जानना है नहीं। अगले शासक पर हम लोग चलते हैं, स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त लगभग 455 से लगभग 467 ईस्वी तक, ठीक। और स्कंदगुप्त जो है, ये कहा जाता है कि गुप्त वंश के अंतिम शक्तिशाली शासक थे। गुप्त वंश के अंतिम शक्तिशाली शासक, ठीक है। और इन्हीं के समय हूणों का आक्रमण होता है। ये पूछा जाता है, कई बार पूछा गया कि हूणों का आक्रमण किस गुप्त शासक के समय हुआ था। तो इस स्कंदगुप्त ने हूणों के आक्रमण को विफल किया था, ठीक है। और इसकी जानकारी मिलती है जो भीतरी स्तंभ है, भीतर गांव का स्तंभ, भीतरी स्तंभ बोला जाता है उसे, वहां से मिलती है, ठीक। गाजीपुर में है एक भीतरी स्तंभ, भीतरी स्तंभ, ये गाजीपुर में है, ठीक है। तो यहाँ से जानकारी मिलती है कि हूणों का आक्रमण हुआ था स्कंदगुप्त के समय में। तो भीतरी स्तंभ जो, ये किससे संबंधित है, स्कंदगुप्त से, ठीक है। और अब हम लोग बात करेंगे गुप्त वंश के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, ठीक। हम लोग बात करेंगे गुप्त वंश के प्रशासनिक व्यवस्था या गुप्त साम्राज्य। प्रशासनिक व्यवस्था, इनकी प्रशासनिक व्यवस्था की बात किया जाए तो पहले देश था, ठीक, या साम्राज्य जिसे बोलते हैं, फिर उसके बाद भुक्ति, ये प्रशासनिक विभाजन है, ठीक है। भुक्ति, विषय, फिर ग्राम, ठीक। अगर अधिकारी की बात किया जाए तो देश, साम्राज्य का अधिकारी कौन होता, वो राजा था, और देश का गुप्त, भुक्ति का उपरेख है, विषय को विषयपति बोला जाता था, विषयपति, और ग्राम के अधिकारी को ग्रामिक, ठीक।
और ये बात करेंगे हम लोग यहाँ की आर्थिक स्थिति की। अगर आर्थिक स्थिति देखा जाए तो इस समय कृषि जो है मुख्य आधार था। अगर मुख्य आधार की बात किया जाए कृषि था, और सिंचाई व्यवस्था भी थी इस टाइम। सिंचाई व्यवस्था, और गुप्त के समय में ही स्वर्ण मुद्राएं। ठीक है, इस टाइम स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन अधिक था। स्वर्ण मुद्राएं भी थी। ठीक है, स्वर्ण मुद्राओं में जैसे राजा रानी प्रकार के देखे होंगे। फिर उसके बाद वीणा बजाते हुए एक व्याघ्र हनन प्रकार मुद्रा है। ठीक है, ये सब मुद्राएं जो हैं गुप्त कालीन हैं। ठीक है, गुप्त के समय की ये सभी मुद्राएं हैं। ठीक है, और गुप्त काल में ही मंदिर जो बने थे, स्थापत्य में देखा जाए तो मंदिर यहाँ के बहुत फेमस हैं। गुप्तकालीन मंदिर की बात किया जाए, गुप्तकालीन मंदिर, ठीक, गुप्तकालीन मंदिर बहुत फेमस है जो ईंटों से निर्मित थे। ठीक है, अगर इसमें बात किया जाए तो जो यूपी में है उनमें बात किया जाए तो भीतर गांव का मंदिर। ठीक है, भीतर गांव का मंदिर ये कहाँ है, तो यह कानपुर में है। और देवगढ़ का दशावतार मंदिर, देवगढ़ दशावतार मंदिर, ठीक है, ये ललितपुर में है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में देवगढ़ का दशावतार मंदिर। यहाँ पर विष्णु के 10वें अवतार का जिक्र किया गया है। ठीक है, और ये सब ईंटों से निर्मित है। ठीक, और अगर बात किया जाए यूपी के बाहर में देखा जाए तो मध्य प्रदेश में कुछ मंदिर हैं, जैसे एक तिगवा का विष्णु मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर। ठीक, यह जबलपुर में है, जबलपुर में है। और है भूमरा का शिव मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर। ठीक, ये यह कहाँ पर है, तो सतना में है, सतना मध्य प्रदेश। ठीक है, और बात करते हैं अगला, एक है नचना कुठारा पार्वती मंदिर। नचना कुठारा पार्वती मंदिर। ठीक, यह कहाँ पर है, तो यह पन्ना है, पन्ना मध्य प्रदेश में। ठीक, तो ये कुछ गुप्तकालीन ये कुछ गुप्तकालीन मंदिर हैं। ठीक है, क्या, सॉरी, थोड़ा असुविधा हो रही है।
तो ये कुछ मंदिर थे जो गुप्तकालीन मंदिर थे, ठीक है। अब हम बात करेंगे, आगे चलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। कुछ समस्या हो रही है।